हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हमने किया था कि बाज़ार मांग क्या होती है, चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, मांग यानी कि डिमांड। इसमें हमने टॉपिक किया था कि बाज़ार मांग क्या होती है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक बताइए। देखिए, जो व्यक्ति होता है वो अपनी मांग कभी भी स्थिर नहीं रखता, कभी भी अपनी मांग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो कुछ ना कुछ रीज़न्स होंगे जिनकी वजह से हम अपनी डिमांड कभी इंक्रीज़ कर देते हैं और कभी हम डिक्रीज़ कर देते हैं। तो आइए हम इन्हीं रीज़न्स को, इन्हीं फैक्टर्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम जो अपनी डिमांड है यानी कि जो मांग है उसे कभी कम कर देते हैं और कभी हम ज़्यादा कर देते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, वस्तु की अपनी कीमत। नंबर 2, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। नंबर 3, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। नंबर 4, उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकता में परिवर्तन। नंबर 5, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशा। एंड नंबर 6, सरकार की नीति। अब इनको आइए हम डिटेल में एक एक पॉइंट्स को देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला पॉइंट है वस्तु की अपनी कीमत। देखिए, जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हर वस्तु का अपना कुछ क्या होता है, प्राइस होता है, अपनी क्या होती है, कीमत होती है। तो हम फर्स्ट पॉइंट यही है, वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की मांग पर उसकी कीमत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी भी वस्तु की मांग करते हैं तो हम सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं कि इसका प्राइस कितना है। फॉर एग्जांपल, आप पेन परचेज़ करने जा रहे हो। अब पेन जो हैं उनके अलग अलग प्राइस होते हैं, कोई 3 रुपीज़ का है, कोई 5 का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है। तो हम क्या करते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें कौन से वाले प्राइस का पेन परचेज़ करना है। जैसे मान के चलिए आपका बजट है 10 रुपीज़ का, तो आप 10 रुपीज़ वाला पेन परचेज़ करोगे। आपका बजट है 20 रुपीज़ का, तो आप 20 रुपीज़ वाला पेन परचेज़ करोगे। तो इट मीन्स जो हमारी डिमांड है वो किससे इफ़ेक्ट करती है, कीमत से इफ़ेक्ट करती है। अन्य बातें समान रहने पर, अभी हम इसको देखते हैं अन्य बातें क्या होती हैं। वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। देखिए, ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उस वस्तु की मांग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखिए, यहाँ पे यही लिखा है कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो वस्तु की जो मांग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके विपरीत वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब ये ऐसा कब होगा? देखिए, कोई मान के चलो आप पेन परचेज़ कर रहे हो। एक पेन थे जो आप 5 रुपीज़ वाला पेन परचेज़ करते थे और आप उसके 10 यूनिट्स परचेज़ करते थे, लेकिन उस पेन का जो प्राइस था वो इंक्रीज़ हो गया, 5 रुपीज़ से 7 हो गया। तो अब आप क्या करोगे, उस पेन की डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे। और अगर उसी तरीके से किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कम हो जाती है, अगर वही पेन 5 से 4 रुपीज़ का हो जाता है तो आप क्या करोगे, उस पेन की ज़्यादा यूनिट्स परचेज़ करोगे। बट ऐसा कब होगा, जब अन्य बातें क्या रहेंगी, समान रहेंगी। अब ये अन्य बातें क्या होती हैं, अन्य जिसको हम कारक भी कह सकते हैं। कीमत को छोड़ के ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारी क्या होती हैं, अन्य बातें होती हैं या अन्य कारक। फॉर एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया कि प्राइस जो पेन का था वो कितना था, 5 रुपीज़ था, तो आप 10 पेन परचेज़ करते हो। अगर प्राइस 5 से 7 हो जाता है तो हम अपनी डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी कि 10 पेन से हम 8 पेन खरीदेंगे। कब? जब हमारी जो इनकम है वो क्या है, रहेगी, स्थिर रहेगी। क्यों? अगर आपकी इनकम भी बढ़ गई तो आपके ऊपर प्राइस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे, आप जितनी आप लेना चाहते हो क्वांटिटी आप उतनी ही परचेज़ करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ गई। इसलिए यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो ये इनकम है या आपका फैशन है, आपका टेस्ट है, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, ये स्थिर रहनी चाहिए। आपकी इनकम स्थिर रहनी चाहिए, ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए,
तभी ऐसा होगा कि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। तो संबंधित वस्तुओं की जो कीमत होती है वो संबंधित वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक है स्थानापन्न वस्तुएं जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड दूसरी है आपकी पूरक वस्तुएं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो हम एक एक गुड्स को डिफाइन कर लेते हैं, ये क्या होती है। सबसे पहले हमारी नंबर 1 है स्थानापन्न वस्तुएं जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? अगर हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का यूज़ कर सकते हैं तो उनको बोला जाता है कि ये वस्तुएं आपस में एक दूसरे की क्या है, स्थानापन्न है या एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है। जैसे चाय है, चाय की जगह हम क्या ले सकते हैं? कॉफ़ी भी ले सकते हैं। आपको रिटर्न वर्क करना, पेन की जगह पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो आप कोक की जगह लिम्का का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से जब हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का यूज़ कर सकते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? स्थानापन्न वस्तुएं। अब स्थानापन्न वस्तु में हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यह वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। हमें फ़ैन की जगह हम कूलर भी चला सकते हैं, तो ये एक दूसरे की क्या होती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। फॉर एग्जांपल चाय या कॉफ़ी, पेन या पेंसिल आदि। अब इन वस्तुओं का हमारी डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम इसको देखते हैं। जैसे मान के चलिए हमने एग्जांपल लिया चाय या कॉफ़ी। अब हम देखते हैं कि यदि एक वस्तु की कीमत कम या ज़्यादा होती है तो हमारी मांग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसको हम सबसे पहले ऐसे देखेंगे, यहाँ पे हमने लिया चाय की कीमत और इधर हम क्या लेंगे? कॉफ़ी की मात्रा। देखिए, जब 2 वस्तुएं दी होती हैं तो एक वस्तु की कीमत ली जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग या मात्रा ली जाती है कि उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम चाय की कीमत देख रहे हैं कि कम हो रही है या ज़्यादा, तो हम कॉफ़ी की क्या देखेंगे? डिमांड देखेंगे कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए चाय या कॉफ़ी आपको दोनों पहले सेम रेट पे मिल रही थी 10 रुपीज़ पे, तो आप क्या करोगे? अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो, चाय भी ले सकते हो और कॉफ़ी भी ले सकते हो। लेकिन फिर क्या हुआ? मार्केट में चाय के जो प्राइस थे वो बढ़ गए, यानी कि 10 से कितने हो गए? 12 रुपीज़ की हो गई। तो अब हम क्या ड्रिंक करेंगे? कॉफ़ी। क्यों? क्योंकि चाय का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। 10 से क्या हो गई? 12 रुपये। अब चाय महंगी हो गई तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेंगे? कॉफ़ी लेंगे। तो इट मीन्स कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर चाय के प्राइस डिक्रीज़ हो जाते हैं, 10 से कितना हो जाता है? 8 रुपीज़ हो जाता है, तो अब चाय हमारे लिए क्या हो गई? सस्ती हो गई। तो लोग कॉफ़ी पीना छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पिएंगे? चाय। तो जब लोग कॉफ़ी पीना छोड़ेंगे तो इट मीन्स इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की मात्रा भी बढ़ जाती है, और अगर चाय की कीमत कम होती है तो कॉफ़ी की मात्रा भी कम हो जाती है। इट मीन्स इसमें कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं धनात्मक संबंध होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? स्थानापन्न वस्तुओं में यदि चाय की कीमत कम हो जाती है तो जो दूसरी वस्तु थी कॉफ़ी, उसकी मांग या मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट मीन्स कैसा रिलेशन होता है इसमें? प्रत्यक्ष, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब हम इसका कर्व देख लेते हैं कैसे बनता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स पे क्या लिया जाता है? हमेशा वस्तु की मात्रा ली जाती है, एंड वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लिया जाता है? वस्तु की कीमत ली जाती है। अब यहाँ पे हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? हम स्थानापन्न वस्तुओं का। देखिए, अब जब भी डायग्राम बनाओगे तो हमेशा यहाँ पे लिखा जाएगा वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत। बट अगर हम स्थानापन्न वस्तु या सेकंड पॉइंट अभी हम करेंगे पूरक वस्तु, जब हम इन 2 चीज़ों का डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे आप वस्तु नहीं लिखोगे। वस्तु में अब आप मात्रा हमने किसकी लिया है? कॉफ़ी। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? कॉफ़ी की मात्रा। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है? चाय की कीमत।
क्योंकि हमने यहाँ पे किसकी लिया कीमत, चाय की, और कॉफ़ी की हमने क्या लिया यहाँ पे, मात्रा। अब डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये लाइन जो है ये P एंड Q, ये परमानेंट लाइन है हमारी। आपको यहाँ पे जो डायग्राम बनाना है नंबर लाइन से नहीं बनाने हैं, यानी कि 1 2 3 करके पॉइंट डिनोट नहीं करने हैं, ये फ्री हैंड डायग्राम बनाने हैं आपको, क्योंकि डायग्राम इतने सारे होते हैं, हर डायग्राम आप नंबर लाइन से नहीं बना पाओगे, एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा उसमें। तो अब यहाँ पे हम जब डायग्राम बनाएंगे, ये x हो गया, y एंड 0, ये जो P एंड Q की जो लाइन है ये परमानेंट लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन नहीं बनेगी, P एंड Q। अब हमने देखा कि चाय की जो कीमत है अगर बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो प्राइस कहाँ बढ़ेगा, ऊपर, एंड प्राइस डिक्रीज़ कहाँ होगा, नीचे की तरफ। इसी तरीके से ये क्वांटिटी अगर हमें इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ पे करोगे, एंड डिक्रीज़ करनी है तो हम इसे यहाँ पे करेंगे। तो जब चाय के प्राइस बढ़ गए, यानी कि यहाँ से P से कितना हो गया ये P1, तो कॉफ़ी की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो यहाँ से Q से कितना हो जाएगा ये Q1। इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी डॉटेड। अगर चाय की कीमत कम हो जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे कम हो गई, यानी कि P2 हो गई, अगर चाय की कीमत कम हो गई तो कॉफ़ी की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये जो आपके ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मिला के जब हम बनाएंगे, ये क्या बन गया हमारा DD, इट मीन्स मांग वक्र बन गया। किस चीज़ का, स्थानापन्न वस्तुओं का। अब हम इसका जो ये डायग्राम बनाया है, इस पे हम ये देख लेते हैं कि मांग वक्र यानी कि DD पे ये किस तरीके से शिफ्ट कर रहा है डायग्राम। तो शिफ्ट करने में ये देखिए, अगर प्राइस बढ़ जाता है, किसी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है, कीमत जैसे कम हो गई, P से P2 हो गया, तो डिमांड आपकी Q से क्या हो गई, Q2 हो गई। इट मीन्स आप ये बोलोगे कि जो मांग वक्र है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, बाईं ओर, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यदि अगर किसी भी चीज़ कम हो रही है तो कम होने का मतलब वो बाईं ओर शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड। और जब कोई चीज़ बढ़ रही है तो बढ़ने का मतलब वो इंक्रीज़ होना, यानी कि हम बोलेंगे जो शिफ्ट हो रहा है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाईं ओर। और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, राइट वर्ड, यानी कि दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा था स्थानापन्न वस्तुओं का, जिसमें हमने ये देखा कि डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल क्या है, क्या रिलेशन होता है, कर्व कैसे बनता है, एंड इस कर्व पे कैसे कैसे शिफ्टिंग होती है। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपका पूरक वस्तुएं, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। बाकी इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये कभी भी एग्ज़ाम में कंप्लीट नहीं पूछा जाता, क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंथी है कि कंप्लीट कभी नहीं आएगा। जो इसके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को उठा के ही एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा आंसर, तो मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगी कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट अब हम कर लेते हैं, पूरक वस्तुएं। आइए अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट था हमारा स्थानापन्न वस्तुएं, वो हम देख चुके हैं, एंड बी पार्ट है इसका पूरक वस्तुएं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसको हम देख लेते हैं। पूरक वस्तु क्या होती हैं? पूरक वस्तु का मतलब ये होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि जब हमारी किसी भी आवश्यकता को दो वस्तुएं मिलकर पूरा करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार परचेज़ कर ली बट उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो आप उसको ड्राइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं। तो जब तक कार और पेट्रोल दोनों नहीं होंगे हमारे पास, तब तक हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये कैसी वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं। आपके पास सुई है बट उसमें धागा नहीं है, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। तो सुई और धागा दोनों का होना क्या है, ज़रूरी है, तभी हमारी आवश्यकता पूरी हो पाएगी। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो, जैसे पेन और इंक। आपके पास पेन है बट उसमें इंक नहीं है, तो हम उसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए पूरक वस्तुएं उसी को कहा जाता है जब ये वह वस्तुएं होती हैं जो किसी भी आवश्यकता को मिलकर पूरा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार और पेट्रोल, सुई और धागा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया पेन और इंक, ये एक्स्ट्रा हमारे एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं कि पूरक वस्तुओं का हमारी मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है।
पूरक वस्तुओं में यदि कार की कीमत में कमी हो जाती है, भाई आपने मान के चलो आप कार परचेज कर रहे हो, कोई भी 5 लाख की थी, उसका जो अमाउंट है वो घट के कितना हो गया, 4 लाख हो गया। तो अब आप उसकी क्या करोगे, जो पेट्रोल है उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया 2 वस्तुएं लेके चलते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। हम यहाँ पे देख लेते हैं, कार की हम ले लेते हैं कीमत और दूसरी वस्तु है आपकी पेट्रोल, जिसकी हम क्या लेंगे यहाँ पे, मांग या मात्रा। क्योंकि जब 2 वस्तुएं होती हैं तो एक वस्तु की कीमत ली जाती है, तो दूसरी वस्तु की हम ये देखते हैं कि उसकी मांग या मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमने देखा जैसे कार थी, कार आप 5 लाख की परचेज करते हो, लेकिन उसका प्राइस जो है वो कम हो गया, 5 लाख से घटकर वो जो कार थी वो कितनी हो गई, 4 लाख हो गई। जब प्राइस कम हो गया तो जो व्यक्ति हैं वो डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। जब कार की डिमांड ज़्यादा होगी तो इट मीन्स जो पेट्रोल है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो कार की कीमत कम होती है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर मान के चलिए कार है, उसका प्राइस बढ़ गया, 5 से 6 लाख हो गया, तो हमारे पास बजट नहीं है खरीदने के लिए कि हम 6 लाख की कार परचेज़ करें। तो जब हम कार ही परचेज़ नहीं करेंगे तो पेट्रोल भी नहीं परचेज़ करेंगे। इट मीन्स जो पेट्रोल है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पूरक वस्तुएं होती हैं इनमें कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संबंध होता है। तो यहाँ पे देखिए पूरक वस्तुओं में यदि कार की कीमत कम हो जाती है तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट मीन्स कैसा रिलेशन है, विपरीत संबंध। अब हम इसका कर्व देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 0 है। मैंने भी आपको बोला था कि जब भी हम स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं का डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे वस्तु ना लिख के हमें क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कार की कीमत और पेट्रोल की मांग या मात्रा। मैंने भी आपको बताया था ये जो लाइन होती है P एंड Q, ये हमारी परमानेंट लाइन होती है, ये ऐसे ही बनती है P एंड Q। अब हम इसका जो इफ़ेक्ट है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमने देखा कि अगर कार की कीमत बढ़ जाती है तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो जब भी डायग्राम बनाते टाइम एक ये बात याद रखना, जो ये P और Q बनाओगे ये एक तरीके का स्क्वायर बनना चाहिए। और जब आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करोगे तो इनका जो गैप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी डायग्राम देखने में भी अच्छा लगेगा और जो आप डिमांड कर्व खींचोगे DD वो स्ट्रेट आएगा। अब हम देख लेते हैं, अगर कार की कीमत कम हो जाती है तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो ये P2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, Q2 हो गया। अब हम जब इन पॉइंट्स को मिला के बनाएंगे, ये आपका क्या बन गया, DD, जिसको हम बोलते हैं मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व जब भी बनाओगे ये स्ट्रेट बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा या फिर आपके ये जो पॉइंट्स हैं ये इनको टच ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स हमेशा टच भी होने चाहिए और ये जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बननी चाहिए। तो ये हमारा डायग्राम किसका बन गया, पूरक वस्तु का। अब हम पूरक वस्तु का ये देख लेते हैं कि जो मांग वक्र है DD है, इस पे कैसे शिफ्टिंग हो रही है। तो मैंने भी आपको बताया कि अगर वस्तु का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इट मीन्स आप बोलोगे कि जो मांग वक्र है वो कहाँ खिसक जाता है, बाईं ओर, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और जब कीमत में कमी हो जाती है तो मांग वक्र कहाँ शिफ्ट हो रहा है, दाईं ओर, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, अब हमने ये देखा यहाँ पे कि इसमें स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं में क्या क्या रिलेशन होता है। स्थानापन्न में पॉजिटिव रिलेशन होता था एंड पूरक वस्तुओं में नेगेटिव रिलेशन होता है। इसी तरीके से अब हम 1 बाय 1 पॉइंट करेंगे। 1 हम कर चुके हैं, सेकंड हो गया हमारा संबंधित वस्तु। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो हमारा क्या है, उपभोक्ता की आय। अब हम इस पॉइंट को देख लेते हैं।
आइए अब हम पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। तो देखिए, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब होता है कमी या वृद्धि। ये ध्यान रखना, जब भी परिवर्तन वर्ड आता है तो उसमें कमी और वृद्धि दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मतलब हमें दोनों ही इफेक्ट बताने हैं कि कमी होने पे क्या होता है और वृद्धि होने पर क्या होता है। तो उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन आता है, इट मीन्स कमी होती है या फिर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। तो क्या होता है, हमारी दो प्रकार की वस्तुएं हैं जिन पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। हमारी अगर इनकम कम या ज़्यादा होती है तो दो प्रकार की वस्तुएं हैं जिन पे अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 है सामान्य वस्तु और नंबर 2 है घटिया वस्तु। अब इसमें हमने इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस में लिख लिया है कि सामान्य और घटिया में क्या डिफरेंस होता है। सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में क्या है, सामान्य का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि विलासिता की वस्तुएं आ जाती हैं, उसे हम सामान्य वस्तु कहेंगे। और घटिया मतलब जो घटिया किस्म की होती हैं, घटिया क्वालिटी की होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, घटिया वस्तु बोलते हैं। तो देखिए, जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ जाती है। अब देखिए, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो विलासिता की वस्तुएं, जैसे आपको कार खरीदनी है, आपको एलईडी परचेज़ करना है, आपको कंप्यूटर परचेज़ करना है, तो इन चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो रिलेशन है वो हमने आय से दर्शाया है, ना कि कीमत से। अभी जो हमने सेकंड पॉइंट देखा था संबंधित वस्तु, उसमें जो हमने मांग पे प्रभाव देखा था वो किसकी वजह से हो रहा था, कीमत की वजह से। बट उपभोक्ता की आय, यहाँ पे आय लिखा है, इसलिए यहाँ पे जो मांग पे प्रभाव होगा वो किस कारण से होगा, आय के कारण से होगा। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विलासिता की वस्तुएं खरीदेंगे, तो हमारी सामान्य वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो फिर तो हम क्या करेंगे, नेसेसरी गुड्स ही परचेज़ कर पाएंगे, यानी कि जो आवश्यक वस्तु हैं, दाल चीनी चावल, यही परचेज़ कर पाएंगे, हम विलासिता की वस्तु परचेज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उपभोक्ता की आय जब कम होती है तो सामान्य वस्तु की मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी को क्या बोला जाता है, सामान्य वस्तु। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये x, y, 0, यहाँ पे हमेशा वस्तु की मात्रा एंड वस्तु की कीमत। अब हम वस्तु लिख सकते हैं, अब हमें एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा परमानेंट होता है, जो क्या होता है आपका डी, जिसको हम बोलते हैं मांग वक्र। ये ऐसे क्यों बनता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अनुसार। मांग का नियम हमने देखा था क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये परमानेंट लाइन है, क्या है ये, P एंड Q, ये परमानेंट लाइन होती है P एंड Q। मैंने आपको मांग का नियम बताया था, क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या होती है, कम हो जाती है। और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब ये आप जो पॉइंट्स हैं इनको मिला के अगर बनाओगे तो डिमांड कर्व ऐसे बनेगा। तो ये डिमांड कर्व कैसा बना है, नेगेटिव स्लोप, यानी कि ऋणात्मक ढाल वाला, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। क्यों बना है, मांग के नियम के अनुसार। इसीलिए जब भी आप ओनली डी बनाओगे, डिमांड कर्व बनाओगे, तो वो हमेशा ऐसे ही बनेगा। ओके, अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो सामान्य वस्तु है उसका मांग वक्र कैसे बनता है। अभी हमने देखा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे। जब भी हम डिमांड कर्व बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि ये डी है, अगर इस डी में मांग वक्र में हमें वृद्धि को दर्शाना है तो वृद्धि को हमेशा कहाँ पे दर्शाया जाता है, ऊपर की तरफ, जिसको हम बोल देंगे D1। ये हमेशा किस चीज़ को दर्शाता है, ऊपर, वृद्धि की ओर। और अगर हम नीचे बना देते हैं D2 तो ये हमेशा किस चीज़ को दर्शाएगा, कमी को। ये ध्यान रखना, अगर हम ऊपर की तरफ बनाते हैं तो ये वृद्धि को दर्शाता है, और अगर हम नीचे बनाते हैं तो ये किसको दर्शाता है, कमी को। अब हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तु की जो मांग है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जब मांग बढ़ती है तो मैंने बताया आपको कहाँ बढ़ती है मांग, ऊपर। तो आप ये डॉटेड बनाओगे। अब
ये हमने बना दिया। इसका हम जो नाम देंगे वो क्या नाम दे देंगे, इसका हम D1। क्या नाम हो गया, D1। अब आपको यहाँ रीज़न भी लिखना है कि जो ये मांग बढ़ी है किस रीज़न से बढ़ी है, क्योंकि क्या हो गई है, उपभोक्ता की, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, क्योंकि आय में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। इसी तरीके से जब उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो सामान्य वस्तु की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब डिमांड कम होगी तो कहाँ बनेगा, नीचे। इसको हम क्या बोलेंगे, D2। अब ये जो डिमांड है किस रीज़न से कम हुई है, क्योंकि आय में क्या हो गई है, कमी हो गई है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। घटिया वस्तु क्या होती है, घटिया वस्तु है जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग क्या होती है, घट जाती है। जैसे मान के चलिए मिल्क आता है, एक डबल टोन का मिल्क है, एक फुल क्रीम का मिल्क है। जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो हम कौन सा परचेज़ करेंगे, फुल क्रीम का। और जो अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं कर पाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कौन सा मिल्क परचेज़ करेंगे, डबल टोन का मिल्क। तो यहाँ पे यही चीज़ है, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो वो कौन सा परचेज़ करेगा, फुल क्रीम का मिल्क। तो इट मीन्स जो डबल टोन मिल्क है यानी कि जो घटिया क्वालिटी का है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम फुल क्रीम वाला परचेज़ करें, तो इट मीन्स हम डबल टोन परचेज़ करेंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे, इसे हम बोलते हैं घटिया वस्तु। आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से रिलेशन क्या है, पॉजिटिव रिलेशन को दिखा रहा है, और ये कौन से रिलेशन को दिखा रहा है, नेगेटिव रिलेशन को। अब हम डायग्राम पे देख लेते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया परमानेंट बनता ही है DD। अब हमने देखा कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, बढ़ने पर डिमांड क्या होती है, घटिया वस्तु की कम हो जाती है। अब जब डिमांड कम होगी तो कहाँ पे कम होगी, नीचे की तरफ। D1 कम हो गई। किस रीज़न से डिमांड कम हुई है, क्योंकि उपभोक्ता की आय क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो आप यहाँ पे रीज़न लिखोगे, आय में वृद्धि। इसी तरीके से अगर मान के चलिए उपभोक्ता की जो आय है वो कम हो जाती है तो हम घटिया वस्तु की डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जब डिमांड बढ़ती है तो कहाँ बढ़ती है, ऊपर, यानी कि D2। किस रीज़न से बढ़ी है, क्योंकि हमारी आय में क्या हो गई है, कमी हो गई है। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक तरीके से दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो रहा है। अगर आप यहाँ पे रीज़न नहीं लिखते हो तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा डायग्राम सामान्य वस्तु का है और कौन सा डायग्राम घटिया वस्तु का है। इसलिए हमें रीज़न के साथ बताना है कि डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, तो किस रीज़न से। अब हम देखते हैं इन जो ये डायग्राम बनाए हैं इनका मांग वक्र पे, यानी कि जो डिमांड कर्व है उस पर कैसे शिफ्टिंग होती है, जैसे अभी हमने लास्ट पॉइंट में देखी थी संबंधित वस्तु में। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जब आय में वृद्धि हो रही है तो मांग वक्र में क्या हो गई, क्या कहाँ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड, यानी कि दाईं ओर। आप ध्यान रखना, जो वृद्धि होती है वो किसको दिखाती है, वृद्धि जो होती है वो दाईं ओर, और जो कमी होगी उसको हम बोलेंगे बाईं ओर। तो जब आय में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है, और अगर आय में कमी होती है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। यहाँ पे ये बताए हुए हैं। और इसमें आप क्या बताओगे, यदि उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो मांग वक्र दाईं ओर यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग वक्र बाईं ओर यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ओके, अब हमने ये देख लिए हैं, 3 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नंबर 4th पॉइंट देखेंगे, 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे, इसी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर हमारा 4th, उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकता में परिवर्तन। इसमें क्या है कि जब मान के चलिए उपभोक्ता है,
उसका किसी चीज़ के लिए रुचि बढ़ जाती है, किसी वस्तु के लिए उसका फैशन या टेस्ट है वो बढ़ जाता है, तो वो उस वस्तु की मांग क्या करेगा, व्यक्ति बढ़ा देगा। और किसी चीज़ के लिए उसका जो टेस्ट है वो कम हो गया है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कोई जीन्स आ रही है न्यू, तो उसके लिए उसका मतलब आप ये कह सकते हो उसकी रुचि बढ़ गई, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया कि हाँ मुझे ये जीन्स खरीदनी है, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कोई वस्तु है जीन्स ही मान लो, अगर कोई जीन्स है आउट ऑफ फैशन हो गई, उसकी रुचि कम हो गई, उसमें उसका इंटरेस्ट कम हो गया, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरीके से हमारी रुचि जो है ये भी हमारी डिमांड को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशा। देखिए अगर हम वर्तमान में हैं तो इन फ्यूचर भी प्राइस क्या होगा, चेंज होगा, कुछ ना कुछ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब फ्यूचर में प्राइस कम या ज़्यादा होने की संभावना होती है तो वर्तमान में हमारी डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम इस पॉइंट में देखेंगे। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल हम पेट्रोल का ले लेते हैं, पेट्रोल की कीमत का। यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा हो, आपको ये पता है कि पेट्रोल के प्राइस 2 दिन बाद बढ़ जाएंगे, तो दी हुई कीमत पे प्रेजेंट में जितना भी पेट्रोल का प्राइस दे रखा है तो उस प्राइस पे मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सभी सोचेंगे कि 2 दिन बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो ठीक है, हम अपनी कार है, बाइक है, बिल्कुल पेट्रोल से फुल कर लेते हैं ताकि हमें 2 दिन बाद ज़्यादा अमाउंट पे ना करना पड़े। तो जब मांग में वृद्धि होती है और मांग वक्र फिर कहाँ खिसक जाता है, दाईं ओर। मैंने आपको बताया था जब भी अगर मांग बढ़ती है तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, राइटवर्ड। इसी का अपोजिट है, अगर इसके विपरीत भविष्य में कीमत के घटने की संभावना है, पेट्रोल के प्राइस 2 दिन बाद कम हो जाएंगे, तो हम आज पेट्रोल की अगर हमें ज़रूरत भी है तो हम आज पेट्रोल ना लेके हम 2 दिन बाद ही डलवाएंगे, तो प्रेजेंट में हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मांग कम होगी तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाईं ओर। हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, वैसे डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये पॉइंट सिंगल एग्जाम में आ जाता है कि भविष्य में कीमत में परिवर्तन होने पे वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इसको पूरा डिफाइन करोगे और डिफाइन करने के साथ साथ आप इसका डायग्राम भी बनाओगे। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जो फोकस करना है वो डायग्राम के ऊपर करना है। तो इसका डायग्राम अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो कैसे बनेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है एंड ये 0 होता है। हमने देखा कि ये हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व होता है, हमेशा डिमांड कर्व ऐसे ही बनता है। अब आपने देखा कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में हमारी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे बना दोगे D1, यहाँ लिख दोगे आप मांग में वृद्धि। और अगर हमारी कीमत कम हो जाती है तो मांग कम हो गई, मांग कम होगी तो कहाँ बनेगा, नीचे। किस रीज़न से कम हुई है, क्योंकि कीमत कम होगी तो हमारी डिमांड भी क्या हो गई है, कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकार की नीति। लास्ट पॉइंट है हमारा सरकार की नीति। देखिए यदि सरकार किसी वस्तु पर बिक्री कर बढ़ा देती है, आपको पता होगा जब भी जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जब वो किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने पे या सेल करने पे गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अगर सरकार उस टैक्स को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जैसे मान के चलिए ये मार्कर है, हमें इस मार्कर को बनाने में जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो 15 रुपीज़ आ रही है। सब कुछ इंक्लूड होगा इसमें, भाई भूमि का किराया, लेबर की वेजेस, या फिर जो आप कैपिटल लिया उस पर इंटरेस्ट कितना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट को कितना टैक्स आ रहा है, सब कुछ कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो जो टोटल हमारी कॉस्ट आ रही है वो 15 रुपीज़ आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो जब टैक्स बढ़ेगा तो इस पेन की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। 15 से कितनी हो गई, 16 हो गई। जब ये पेन पे हमारी लागत 15 रुपये आ रही थी तो हम इसको मार्केट में 20 रुपये का बेचते थे, लेकिन अब हमारी लागत कितनी आ रही है, 16 रुपये, तो हम इस पेन का प्राइस भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। 20 की जगह हम 22 रुपये का पेन बेचेंगे या 21 रुपये का बेचेंगे। तो जैसे ही इस पेन का, मार्कर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको पता है ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर बिक्री कर बढ़ेगा तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि सरकार किसी वस्तु पर आर्थिक सहायता दे देती है, सब्सिडीज दे देती है, छूट दे देती है, तो इस पेन में आने वाली, मार्कर में आने वाली जो कॉस्ट है वो 15 से 14 रुपये आ रही है। तो हम बेचते थे 20 का, अब हम बेचेंगे 18 या 19 रुपये का। तो इट मीन्स प्राइस कम हुआ। प्राइस कम हुआ तो जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इट मीन्स हमारी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स से जो हमने देखे कि हमारी जो मांग को, या व्यक्तिगत मांग को कह सकते हो आप, कि जो, क्योंकि मांग कौन करते हैं, व्यक्ति करते हैं। तो जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक थे वो टोटल ये पॉइंट्स थे। इसमें हमने देखा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट है, जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, इन पॉइंट्स को उठा के ही वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और जिसमें कि सेकंड एंड थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट में ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं कि किस किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। ज़्यादातर सेकंड एंड थर्ड पॉइंट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का एक दी हुई वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे बोला इसने संबंधित वस्तुएं, तो हमारा कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा इसमें, पॉइंट नंबर 2। अब इसमें बोला है संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन का, यहाँ पे ध्यान रखना परिवर्तन वर्ड बोला है, इट मीन्स आपको कमी और वृद्धि दोनों को एक्सप्लेन करना है। अगर कमी बोलता तो हम कमी को करते, वृद्धि बोलता तो वृद्धि को, बट परिवर्तन बोला है तो हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो कीमतों में परिवर्तन का एक दी हुई वस्तु की मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हम कैसे बताएंगे कि संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की हैं, स्थानापन्न और पूरक, और दोनों वस्तुओं पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उनको आप डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मांग पर उसकी प्रतिस्थानापन्न वस्तु की कीमत कम होने का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछा कि अगर जो प्रतिस्थानापन्न वस्तु है, हमने पढ़ी थी प्रतिस्थानापन्न वस्तु जैसे चाय या कॉफ़ी, अगर कीमत कम हो रही है, हमने माना चाय की कीमत कम हो रही है, तो उसने पूछा मांग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप क्या बताओगे, चाय की कीमत कम होती है तो कॉफ़ी की जो डिमांड है यानी कि जो मांग है वो भी कम हो जाएगी। अब इसमें आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है, यही पूछा है तो 1 मार्क्स में इतना ही बताओगे, 3 या 4 मार्क्स में पूछा है तो डेफिनेशन बतानी है, कर्व बताना है एंड एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मांग पर उसकी पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने पढ़ी थी पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जो हमारी किसी भी आवश्यकता को जब दो वस्तुएं मिलकर पूरा करती हैं उसे हम बोलते हैं पूरक वस्तु। जैसे हमने देखा कार और पेट्रोल। अब यहाँ पे बोला है कीमत में परिवर्तन, अगर आप बताओगे कार की कीमत कम हो जाती है तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कमी और वृद्धि दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है, क्रेता की आय में, क्रेता या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उसकी मांग कैसे प्रभावित होती है। तो इसमें हम कैसे बताएंगे, कौन सा वाला आंसर आएगा, पॉइंट नंबर 3 कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिन पे अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु, उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का प्रभाव सभी वस्तुओं की मांग पर एक जैसा होता है। नहीं, क्यों, क्योंकि जब आय में परिवर्तन होता है तो हमारा जो प्रभाव है वो दो प्रकार की वस्तु होती हैं, सामान्य और घटिया, जिन पे अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। और जितने मार्क्स में पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। तो अब हमारा यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है कि मांग को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। ओके, थैंक यू।